हेलो बेटा। आज हम आपके चैप्टर 9 का जो सब टॉपिक 9th है, सीमाओं के परे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं से जो दूर देश थे, मतलब मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं से जो बाहर के जो देश थे, मुग़लों के उनके साथ कैसे संबंध थे। ठीक है। और इसमें हम आपका जो 9.1 सब टॉपिक है, सफ़ावी और कंधार, इसके बारे में जानेंगे। इस सब टॉपिक पर बेटा एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, जो कि है कंधार सफ़ावियों और मुग़लों के बीच में झगड़े की जड़ क्यों था। ठीक है। तो हम इसी जो क्वेश्चन का आज एक बार हम इसके आंसर को, कि इसमें आपको क्या लिखना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। कि जो कंधार था वो सफ़ावी साम्राज्य कहाँ का साम्राज्य था? ईरान का। और जो कंधार था वो सफ़ावी और मुग़लों के बीच में झगड़े की जड़ क्यों था। तो बेटा देखो, जब कोई भी विजेता अगर वो चाहता था कि वो उत्तर भारत में आए, हो सकता है वो आक्रमण करने के लिए या कब्ज़ा करने के लिए उत्तर भारत पर आना चाहता था, तो उसको हिंदकुश पर्वत को पार करना होता था। हिंदकुश पर्वत एक ऐसा पर्वत था जो कि अफ़गानिस्तान में था, और हिंदकुश पर्वत अफ़गानिस्तान को ईरान से और एशिया से पृथक करता था, मतलब अलग करता था। ठीक है। मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ कि हिंदकुश पर्वत कहाँ पर है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है। और भारत के जो साइड में इधर आपको हिंदकुश पर्वत दिख रहा होगा। ये जो है, ये पूरा अफ़गानिस्तान है। सॉरी, ये अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में ही क्या है? हिंदकुश पर्वत। तो ये जो हिंदकुश पर्वत है वो अफ़गानिस्तान को ईरान और एशिया से अलग कर। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ईरान, यहाँ पे दिख रहा है, बीच में फिर अफ़गानिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान के साइड में पूरा एशिया है। ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में ही हिंदकुश पर्वत था। तो जो हिंदकुश पर्वत है वो ईरान और एशिया को अलग करता है। और जो हिंदकुश पर्वत की सीमाओं पर ही आपको दिखेगा काबुल और कंधार। ये देखो, आपको यहाँ पे काबुल है और ये कंधार है। ठीक है। तो अगर किसी भी विजेता को उत्तर भारत तक आना पड़ता था तो वो कैसे आता था? जैसे अगर किसी क्या नाम, ईरान से किसी को आना है उत्तर भारत में, तो वो पहले हिंदकुश पर्वत को पार करेगा, उसके बाद ही वो उत्तर भारत में जा सकता है। ठीक है। तो बेटा, मुगलों के लिए ये तो खतरा था ना, कि अगर कोई विजेता उत्तर भारत तक आएगा तो उनके लिए खतरे की बात थी। तो इसी वजह से जो मुग़ल थे वो ये चाहते थे कि वो जो काबुल और कंधार है उस पर अपना नियंत्रण कर लें, और उस पर अपनी चौकियाँ बना लें, जिससे कि हमेशा जो उत्तर भारत जो सीमा है वहाँ पे हमेशा वो निरीक्षण करते रहें, कि कोई भी विजेता वहाँ उत्तर भारत तक पहुँच ना पाए। ठीक है। और जो ईरान था वो ये चाहता था कि काबुल और कंधार पे वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहता था जिससे कि वो आसानी से उत्तर भारत की सीमाओं तक पहुंच जाए, उत्तर भारत के अंदर प्रवेश कर ले। तो इसी वजह से जो कंधार था वो सफ़ावी और मुग़लों के बीच में झगड़े की जड़ था। और ये बहुत ज़्यादा पहले से ही था। जैसे हुमायूं, सबसे पहले हुमायूं ने क्या किया था, कंधार पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ, कंधार फिर से मतलब ईरान के हाथ में चला गया। लेकिन 1595 में अकबर ने उसको फिर से जीत लिया था। ठीक है। और वैसे जो ईरान में जो सफ़ावी साम्राज्य था, उनका मुग़लों के साथ वैसे संबंध अच्छे थे, लेकिन वो हमेशा कंधार पर अपना दावा करता रहता था। फिर अंत में क्या हुआ, 1622 में क्या हुआ, एक फ़ारसी सेना ने कंधार पर अपना कब्ज़ा कर लिया, और जो मुग़लों की सेना है वो पूरी तरह से पराजित हो गई, और सफ़ावियों का कंधार पर अधिकार हो गया। अब हम 9.2 जो सब टॉपिक है, ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मुग़लों ने ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंध कैसे बनाए थे और क्यों बनाए थे। ठीक है। तो बेटा, मुग़लों ने अपने फ़ायदे के लिए ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंध बनाए थे, और वो ऑटोमन नियंत्रण वाले जितने भी क्षेत्र थे वो उसमें चाहते थे कि व्यापारी और तीर्थयात्री थे भारत के, वो आसानी से वहाँ पे आ जा सके, उनका आवागमन बना रहे। इस वजह से उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। ये देखो बेटा, आपको मैप में भी दिख रहा होगा,
ये जो इंडिया में आपको मुग़ल एम्पायर दिख रहा है, बीच में ये सफ़ाविद एम्पायर है। सफ़ाविद जो कि ईरान में था, जो हमने पढ़ा था ना, सफ़ावी मुग़लों और सफ़ावियों के जो संबंध थे वो पढ़े थे हमने। ठीक है, और उसके साइड में ये है ओटोमन साम्राज्य, जो कि पूरा मतलब यहाँ पे अफ्रीका में, ठीक है, उत्तर अफ्रीका में, यहाँ पे अरब में भी फैला हुआ है। और इसके बीच में ये है रेड सी, ये दिख रहा है रेड सी यहाँ पे, लाल सागर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य है, उसने ओटोमन साम्राज्य के साथ संबंध कैसे बनाए थे। तो क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे ओटोमन साम्राज्य जो फैला हुआ है वहाँ पे मक्का और मदीना भी पड़ता है, जो कि तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान माने जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे वो जो मुग़ल साम्राज्य था, जो मुग़ल थे, वो ये चाहते थे कि जो व्यापारी हैं और जो तीर्थयात्री हैं वो आसानी से ओटोमन साम्राज्य के जितने भी नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे आसानी से आ जा सके, उनका आवागमन बना रहे। तो इस वजह से मुग़लों ने ओटोमन साम्राज्य के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए थे। और बेटा जो मुग़लों ने, मैंने आपको अभी मैप में भी बताया था ना कि लाल सागर कहाँ पर है। तो लाल सागर के दो बंदरगाह थे, अदन और मोखा। ठीक है, उसको बहुमूल्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तो मुग़लों ने इस बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया, और इनकी बिक्री से जो भी धन अर्जित होता था वो वहाँ के धर्म स्थलों और फ़कीरों में बांट दिया जाता था, जिससे कि उनके संबंध अच्छे बने रहें। लेकिन जो औरंगज़ेब था, अकबर के बाद जब औरंगज़ेब आया, उसको जो भी ये धन था जो अरब भेजा जाता था, जो कि व्यापार से कमाया जाता था ना जो धन, तो जब वो अरब भेजा जाता था तो उसको उस धन का दुरुपयोग लगा, मतलब उसको सही नहीं लगा। क्योंकि औरंगज़ेब को ये लगता था कि जो भी व्यापार से धन कमाया जा रहा है उसका जो यूज़ है, उसका जो उपयोग है, वो भारत में ही उस होना चाहिए, उसको अरब नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि उसका ये मानना था कि जैसे भारत भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। तो इसलिए उसने अरब भेजे जाने वाले धन को दुरुपयोग माना। अब हम आपका जो सब टॉपिक है 9.3, मुग़ल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जेसुइट कौन होते हैं? सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य को या धर्म प्रचारकों को जेसुइट कहा जाता है। सोसाइटी ऑफ जीसस एक ऐसी सोसाइटी है जो ईसाई धर्म का प्रचार करती है। ठीक है, तो जो बेटा अकबर था वो ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था, मतलब उसको ईसाई धर्म के बारे में जानना अच्छा लगता था। तो इसी वजह से उसने जेसुइट जो पादरी थे उनको आमंत्रित करने के लिए अपना एक दूत मंडल गोवा भेजा। और सबसे पहले जो जेसुइट थे वो फतेहपुर सीकरी के मुग़ल दरबार में 1580 में आए थे, और वहाँ पे वो 2 वर्षों तक रहे। ठीक है, और इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में अकबर को बताया कि ईसाई धर्म के क्या ईसाई धर्म कैसा धर्म है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारे सब चीज़ ईसाई धर्म के बारे में अकबर को बताई गई। और जो कि उल्मा कौन होते हैं? जो रूढ़िवादी जो सोच रखने वाले जो व्यक्ति थे, उल्मा, जो ईसाई धर्म के ईसाई धर्म कह रही हूँ, जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता भी माने जाते हैं। ठीक है, उनको ये वाली बात पसंद नहीं आई कि जो जेसुइट हैं वो अकबर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। तो इनको ये वाली बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उल्मा को लगता था कि अकबर उनके प्रभाव में आके ये ना हो कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले या ईसाई धर्म को अपना ले। इस वजह से उनको ये वाली बात पसंद नहीं आई थी। और लाहौर के मुग़ल दरबार में भी जो जेसुइट का शिष्टमंडल है वो 1591 और 1595 में भेजे गए थे। और बेटा अकबर जेसुइट विवरण से इतना प्रभावित था, जो ये सदस्य थे सोसाइटी ऑफ जीसस के, जिनको जेसुइट बोलते हैं, उनसे वो उनकी सोच से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इसका हमने देखा कि सार्वजनिक सभाओं में भी जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के बहुत ज़्यादा नज़दीक देखा गया था। ठीक है, वो उसके साथ अभियानों में भी जाते थे, उसके बच्चों को शिक्षा देते थे, और फुर्सत के समय में भी वो ज़्यादातर अकबर के साथ ही होते थे।
तो इस इससे हमें देखने को मिलता है, इससे पता चलता है कि जेसुइट ने अकबर को कितना प्रभावित किया था। मतलब ईसाई धर्म से जो अकबर था बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और यूरोप को भी भारत के बारे में जो जानकारी है वो जेसुइट जो धर्म प्रचारक है, जब वो भारत में आए थे उन्होंने काफ़ी सारे विवरण लिखे थे, तो उनके विवरण से ही यूरोप को भारत के बारे में पता चला था। ठीक है। और मुगल दरबार के जो यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृतांत सबसे पुराने वृतांत माने जाते हैं। मतलब जेसुइट ने जो भी वृतांत लिखे वो सबसे पुराने वृतांत माने जाते थे।